स्वागत है आपका विनोद अग्निहोत्री जी नई परख के मंच पर। हम और दोनों ने साथ साथ पत्रकारिता लंबे अरसे से की है और न जाने कब से हम लोग ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और सेफोलॉजी के जो तमाम प्रकरण होते हैं इनका साक्षात्कार करते रहे हैं। खुद भी इस प्रक्रिया में भाग भी लिया है काफी, मैंने भी और आपने भी। जी। कभी कहीं समीक्षक की दृष्टि से, मैंने तो चूंकि मैं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी में था, तो एक तरह से वहां से जो आंकड़े वगैरह आते थे, सर्वे आते थे, तकनीकी रूप से मुझे भी उसका अंग माना जा सकता है। लेकिन ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि देश की एक बड़ी सर्वे एजेंसी जो 5 राज्यों में 4 राज्यों का तो एग्जिट पोल दे, लेकिन 5वें और सर्वाधिक विवादास्पद राज्य का एग्जिट पोल देने से इनकार कर दे। ये नहीं उसने वहां का एग्जिट पोल किया नहीं है, उसने एग्जिट पोल किया है, लेकिन उसको देने से उसने इनकार कर दिया। उसने ऐन मौके पर कहा, पहले तो कहा कि हम अगले दिन जारी करेंगे, उसके बाद उसने कह दिया कि हम नहीं जारी करेंगे क्योंकि हम जिन जिन लोगों से, हमने जिन मतदाताओं से पूछा उनकी संख्या पर्याप्त नहीं थी, तो उनके आधार पर कोई एग्जिट पोल नहीं बना सकते। ये तर्क देके उन्होंने एग्जिट पोल प्रसारित करने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। तो ये तो बहुत अजीब सी बात है। मुझे पक्का यकीन है कि इस कहानी में कोई एक अंतर कथा भी होगी। तो विनोद जी, आप जरा इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें तो बेहतर होगा। देखिए अभय जी, वाकई ये हम सबके लिए आश्चर्यजनक है कि एक्सिस बैंक इंडिया जैसी क्रेडिबल एजेंसी जिसका स्ट्राइक रेट भी कमोबेश दूसरी एजेंसियों की तुलना में बेहतर माना गया है, करीब 80% का स्ट्राइक रेट उनका रहा है। हालांकि कई बार वो गलत भी साबित हुए हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में काफी जो नतीजे आए उनके नजदीक रहे, और इसीलिए हम लोग उन पर डिस्कस भी करते हैं। और उनके जो प्रमोटर हैं प्रदीप गुप्ता जी, उन्होंने पहले तो कहा जिस दिन 29 अप्रैल को कि मैं 4 राज्यों का तो उन्होंने दे दिया, बोले 5वें राज्य का बंगाल का मैं कल दूंगा, और इसलिए कल दूंगा कि अभी तक 70% लोगों ने हमारे सर्वेयर से बात करने से इनकार कर दिया, और अगर कल तक प्रॉपर आंकड़े नहीं आए तो फिर मुश्किल होगा, लेकिन मैं कल ही बता पाऊंगा। अगले दिन उन्होंने रिलीज जारी कर दी कि हम अपने को विड्रॉ कर रहे हैं, बंगाल का सर्वेक्षण नहीं दे रहे हैं, एग्जिट पोल नहीं दे रहे हैं। और बाद में एक चैनल पर मैं भी उनके साथ डिस्कशन में था, उन्होंने कहा कि 70 नहीं 80% लोग, शहरी क्षेत्रों में तो 80% लोग जो है उन्होंने बात करने से मना कर दिया। थोड़ा सा बड़ा अजीब ये लगा कि वो एक्सिस बैंक इंडिया ने 2021 में भी बंगाल का सर्वेक्षण किया था, पश्चिम बंगाल का। हालांकि तब उनका सर्वेक्षण सही साबित नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने किया था, तब लोगों ने बात की थी। अब दूसरा, उनके इस फैसले से एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई, यानी बाकी जो एग्जिट पोल आए हैं तो एक तरह से उन्होंने उसकी मेथोडोलॉजी पर सवाल उठा दिया कि जब लोग बात ही नहीं कर रहे हैं बंगाल में, तो अगर एक्सिस बैंक इंडिया के लोगों से बात नहीं की तो बाकी लोगों ने बात करके किया है या बिना बात किए किया है। ये एक प्रश्न खड़ा हो गया। हालांकि मैंने सवाल उनसे पूछा भी था कि भाई इस जो बाकी एग्जिट पोल आए हैं तो क्या उनसे लोगों ने कैसे बात कर ली? तो उन्होंने कहा नहीं, उनका तरीका अलग है, हम तो रूबरू बात करते हैं, कुछ लोग फोन से कर लेते हैं, कुछ लोग ईमेल से कर लेते हैं, ऑनलाइन कर लेते हैं, इस तरह से वो उन्होंने उसको थोड़ा। लेकिन एक प्रश्न तो उठ गया, बाकी जो सर्वेक्षण आए हैं, जो एग्जिट पोल आए हैं, उनके नतीजों पर मुझे लगता है अभय जी कि इस तरह से विड्रॉ करना गुप्ता जी का, क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की, अपने संवाददाता से भी बात की, उन्होंने कहा नहीं, लोग तो बात कर रहे थे, हम लोग तो ज्यादा के लोगों से बात कर रहे थे। आप न्यू एक चैनल के बहुत प्रसिद्ध मतलब जाने माने पत्रकार हैं राजीव रंजन, आप देखते होंगे, उनका प्रोग्राम बड़ा पॉपुलर है कि माहौल क्या है, उसमें तो सीधे सीधे माइक लगा के लोगों से बात करते हैं, लोग उनसे खूब बात करते दिखाई पड़े। तो राजीव से भी मैंने पूछा तो राजीव ने कहा नहीं, हाँ एक भाषा की समस्या जरूर आती थी, खासकर दूर दराज के इलाकों में, कि बंगला और हिंदी का सवाल था, बाकी तो लोग बात करते ही थे। तो अब इससे 2 मायने निकलते हैं, या तो इस बार चुनाव में बहुत ज्यादा डर का वातावरण हो गया कि भाई लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही एजेंसी से बात नहीं कर रहे हैं, बाकियों से बात कर रहे हैं, ये एक अनुत्तरित सा प्रश्न है। मुझे लगता है कि या तो अब एक्सिस बैंक इंडिया की जो टीम रही होगी, उसने जो आंकड़े जुटाए होंगे, उनको लेकर कोई निष्कर्ष जो निकालने में उनको दिक्कत आ रही होगी, इसलिए वो नहीं कर पाए,
या हो सकता है उनकी बात सही हो भाई, उनकी बात को हम झुटला भी नहीं सकते कि वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई आधार नहीं है उसका। तो लेकिन ये बहुत वाकई आश्चर्यजनक है, और मुझे लगता है कि इस पर सही जवाब तो गुप्ता जी दे सकते हैं, प्रदीप गुप्ता जी दे सकते हैं कि, और वो उन्होंने जवाब जो दिया है, तो फिलहाल जब तक कोई और कारण नहीं समझ में आता तो मानना ही पड़ेगा कि उनका जवाब तो उन्होंने दिया है, क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि कोई सर्वे एजेंसी एग्जिट पोल से विड्रॉ किया है। एक बड़े बंगाल जैसे बड़े और सबसे ज्यादा जो इस वक्त खबरों के लिहाज से महत्वपूर्ण राज्य है और भारतीय राजनीति के लिहाज से सबसे अहम राज्य है, और जहां बीजेपी का सबसे ज्यादा स्टेक है। देखिए 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें सबसे ज्यादा स्टेक बीजेपी का पश्चिम बंगाल में है, आसाम में उनकी सरकार है, और जिस तरह के रिपोर्ट्स आ रही हैं, हम सब भी मान रहे थे कि वहां बीजेपी को बहुत दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो हाउस है दैट वाज नॉट ऑर्डर। तो और जिस तरह की राजनीति हेमंता बिस्वा शर्मा ने की है उसमें वो निकाल ले जाएंगे, ऐसा लग रहा, सबको लग रहा था। डीएमके और तमिलनाडु का भी उन्होंने दिया है, तो वहां बीजेपी का कोई मेजर स्टेक नहीं है, वहां एआईडीएमके उसकी बड़ी पार्टनर है बीजेपी की, वो लीड कर रही है। केरल में भी बीजेपी की कोशिश खाली अपना वोट परसेंटेज और सीटें बढ़ाने की, सरकार बनने के लिए उसका कुछ है नहीं। पुडुचेरी में आमतौर पर एनडीए की सरकार बनती दिख रही, सभी कह रहे हैं। तो 4 उन राज्यों के उन्होंने जारी किए जहां बीजेपी का स्टेक बंगाल की तुलना में कम है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सर्वाधिक स्टेक है, और वहीं का सर्वे ना आना एक आश्चर्य मिश्रित प्रश्न पैदा करता है, सवाल खड़ा करता है। देखिए, आप प्रदीप गुप्ता ने तमिलनाडु के सर्वेक्षण में क्या, तमिलनाडु के एग्जिट पोल में क्या किया? प्रदीप गुप्ता की एजेंसी मेरे ख्याल से अकेली एजेंसी है जिसने दिखाया कि तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय की टीवी के पार्टी जो है, अगर मैं उसका नाम गलत दे रहा हूं तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, नई पार्टी है, धीरे धीरे उसका नाम याद आ जाएगा। टीवी की नहीं है शायद। हाँ, टीवी के पार्टी जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उसको वोट भी बहुत अच्छा मिल रहा है, और वो बिल्कुल द्रमुक के नजदीक पहुंच गई है, और द्रमुक के लिए खतरा बन गई है पार्टी। एकमात्र एक्सिस माई इंडिया ने ही ये दिखाया है, बाकी सारी पार्टियां बता रही हैं कि टीवीके को 10 से 15% के बीच में वोट मिल रहा है, और ज्यादा वोट कटवा पार्टी हो सकती है, लेकिन वो कोई चुनावी नतीजों पर असर डालने वाली नहीं है, क्योंकि इतने वोटों से उसका कोई अपना सीटों का कन्वर्जन नहीं बनेगा उसका। अच्छा, यहां पर प्रदीप गुप्ता उनकी संस्था एक्सिस माई इंडिया अपना जो एक सेफोलॉजिस्ट विवेक है और सेफोलॉजिस्ट कवायद है उसको करते हुए दिखाई पड़ते हैं, निर्भीक हो गए। उनको यहाँ पे कोई चिंता नहीं है कि वो किसको आगे पीछे दिखा रहे हैं, वो जो उन्हें दिख रहा है वो दिखा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि इस तरह का विवेक पश्चिम बंगाल के बारे में जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां हैं वो दिखाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ये मेरा अपना आकलन है, आप उससे सहमत हो सकते हैं विरोध जी। मेरा मानना है कि वो स्वतंत्र नहीं है। उनको आमतौर पर, अगर वो दिल्ली आधारित एजेंसियां हैं, अपने आप को राष्ट्रीय तथाकथित रूप से राष्ट्रीय एजेंसियों के तौर पर पेश करती हैं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी प्रकार आगे दिखाना ही है। इसमें 2 तरह की एजेंसियां हैं। वो एजेंसियां जो कलकत्ता बेस हैं, कलकत्ता पश्चिम बंगाल आधारित हैं, आप उनको देखिए। वो एजेंसी 3 एजेंसियां जो हैं, एक उसमें 217 सीटें दे रही है तृणमूल कांग्रेस को, दूसरी 194 सीटें दे रही है तृणमूल कांग्रेस को, तीसरी 152 से 162 के बीच सीटें दे रही है तृणमूल कांग्रेस को। तो यहां पर वो तृणमूल कांग्रेस की जीत दिखा रही हैं और ठीक ठाक जीत दिखा रही हैं। लेकिन जो दिल्ली बेस एजेंसियां हैं वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी को एक बेयर मेजॉरिटी, यानी बिल्कुल बहुमत छू लिया है भाजपा ने, और तृणमूल कांग्रेस एक कदम पीछे रह गई है बहुमत से। यहां पैटर्न यह है, केवल एक पीपुल्स पल्स नामक संस्था को छोड़कर। यहां भी एक अपवाद है, पीपुल्स पल्स। वो एक जनमत, अच्छा, जनमत भी है, ध्यान नहीं दिया हमने। हाँ, उसको हाँ, जनमत में 200 के ऊपर बताया है। हाँ, तो ये अपवाद है। बाकी संस्थाएं जो है ना, वो सब भारतीय जनता पार्टी को बता रही हैं कि उसने तृणमूल कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है और वो सरकार बना सकती है, इस प्रकार का आ रहा है। मुझे लगता है कि ये सब संस्थाएं जो हैं, भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में जो दावेदारी है, उस दावेदारी का खंडन करने वाला एग्जिट पोल दिखाने के लिए स्वतंत्र नहीं है ये। इसके पीछे एक और कारण मैं बताता हूं आपको, जो मुझे अपने मित्रों द्वारा पता चला है।
इस बार जितने भी एग्जिट पोल दिखाए गए उनमें चैनलों ने पैसे नहीं खर्च किए जी। ये चैनलों को डेटा मुफ्त बांटा गया है। अब आप बताइए, चैनल जो पहले 25, 35, 30, 30, 40, 40 लाख रुपया खर्च करता था, एक बड़ा राष्ट्रीय चैनल एग्जिट पोल के ऊपर एजेंसी को पैसा देता था, जो है इस बार एजेंसियां एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है वो मुफ्त उनको देने के लिए तैयार हैं। तो क्या एजेंसियां कार सेवा कर रही हैं क्या लोकतंत्र की? एजेंसियों के पास वो पैसा कहां से आया जिससे उन्होंने एग्जिट पोल किया? अगर वो चैनलों से लेती थी तो वो तो एक सीधा एक ईमानदाराना पारदर्शी व्यवस्था थी कि भाई हमने एक चैनल से कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो चैनल से तय हुआ है कि वो हमें इतना पैसा देगा, बदले में हम उसे ओपिनियन पोल देंगे, एग्जिट पोल देंगे और वो डेटा प्रसारित करेगा, उस डेटा को हम डिफेंड करेंगे, उस पर जो सवाल उठाएंगे उन सवालों का हम जवाब देंगे। ये है पारदर्शी तरीका। यहां पे क्या है, यहां पे ओपिनियन पोल तो तकरीबन इस 2024 के बाद से ना के बराबर ही होते हैं। अब ओपिनियन पोल का बाजार तो तकरीबन खत्म सा हो गया है, लेकिन एग्जिट पोल के बाजार में संस्थाएं नई पुरानी सक्रिय हैं, लेकिन वो चैनलों से अनुबंध करने के जरिए सक्रिय नहीं है। किससे उनका अनुबंध है, सवाल इस बात का है। सीधी बात यह है कि पार्टियों से उनका अनुबंध है। ये एजेंसियां किसी न किसी पार्टी से धन ले रही हैं और उसके लिए एग्जिट पोल कर रही हैं, ओपिनियन पोल कर रही हैं। अब उनके पास जो डेटा है, एक डेटा है उनका बनाया, पता नहीं उन्होंने कैसे बनाया है डेटा। उस डेटा को वो चैनलों के बीच में बांट रही हैं। चैनल को जो डेटा पसंद आ रहा है वो डेटा चैनल दिखा रहा है। विनोद जी, नहीं, ये प्रश्न आपका बड़ा जायज है। मैं यही सवाल उठाने वाला था, लेकिन आपने खुद उसको विस्तार से उठाया है और आप खुद जुड़े रहे हैं हम सारे क्या कहते हैं सेफोलॉजी की प्रक्रियाओं से। देखिए, एक सैंपल साइज का जो कीमत है वो करीब 150 से 250 के आसपास बैठता है जाकर के। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार एक हमारे किसी मित्र ने, एक पॉलिटिकल मित्र थे, वो कोई सर्वेक्षण कराना चाहते थे अपने उसको लेकर के, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोई अगर जानने वाला हो तो बताइए। तो मैंने एक सज्जन हमारे जो उस तरह की एजेंसी चलाते हैं उनसे उनका मिलवाया, तो उन्होंने जो कोट किया प्राइस, वो करीब 50 लाख के आसपास कोट किया था। और उन सज्जन का बजट इतना नहीं था, तो खैर वो फिर बात बनी नहीं। और उन्होंने हिसाब लगा के बताया कि इससे कम नहीं लगेगा, कितना सैंपल मैं लूंगा और उस का एक सैंपल की कीमत की जो कॉस्टिंग है करीब 200 रुपए के आसपास आएगी। तो अगर आपको ऑथेंटिक डेटा चाहिए तो उस हिसाब से तो ये बंगाल जैसे राज्य में अगर आप बड़ा सैंपल साइज करते हैं तो वो 60, 70, 80 लाख, 1 करोड़ तक जाता है। इतना पैसा या तो कोई मीडिया हाउस खर्च करे, या कोई राजनीतिक दल खर्च करे, या कोई उद्योग घराना खर्च करे, कोई कंपनी खर्च करे। तो जो ये तमाम एजेंसियों ने सर्वे जारी किया है एग्जिट पोल का, अब और तमाम तो ऐसी कंपनियां जिनका नाम ही आप एग्जिट पोल के समय सुनते हैं, उसके बाद साल भर, 5 साल 4 साल जब तक कोई चुनाव ना हो उनका नाम सामने नहीं आता। तो उनको उनकी फंडिंग किसने की, ये प्रश्न तो है। क्या उन्होंने अपने फंडिंग से ये आंकड़े जुटाए? तो अगर आंकड़े अपनी फंडिंग से जुटाए तो किसके लिए जुटाए? और ये फिर आप चैनलों को बांट रहे हैं, इसके पीछे कौन सा अर्थशास्त्र है? क्योंकि ये तो एक व्यवसाय भी तो है, और व्यवसाय का मतलब जो है उसमें उसका एक अर्थशास्त्र होता है। बिल्कुल अर्थशास्त्र है कि आप अपने पास से 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए जो भी खर्च करें ये, और उसके बाद वो फ्री में बांट दें चैनलों को। क्योंकि मुझे जानकारी है कि किसी भी चैनल ने इस बात नहीं करा, हर चैनल ने, हर जो प्रमुख 8-10 संस्थाएं एजेंसियां हैं उनका सर्वे दिखाया। ऐसा भी नहीं कि कोई एक चैनल किसी एक एजेंसी ने करके दे दिया और उसको पैसे दे दिया और खाली वही दिखाया हो, तो ये नहीं हुआ। तो यानी क्या चैनलों ने हर एजेंसी को पैसे दिए या एजेंसियों ने अपने उससे? तो ये प्रश्न तो है। और अगर इसकी पूरी प्रॉपर पारदर्शिता नहीं है इसमें, तो आपके आंकड़े कैसे विश्वसनीय हो जाएंगे? बिल्कुल। और कोई मेथोडोलॉजी किसी भी चैनल में किसी भी एजेंसी ने शो नहीं की कि आपका साइज क्या है, एग्जिट पोल में आपने कितने चुनाव क्षेत्रों को टच किया, किस वर्ग के लोगों से बात की, कौन के महिलाओं का कितना है, माइनॉरिटी। ये जो एक मेथोडोलॉजी जो पूरी आप तो जानते हैं पूरी दिखाई जाती थी पहले। आप याद कीजिए
जब इस चलन शुरू हुआ था 90 के शुरुआती दौर में चुनाव में, और जो सेफोलॉजिस्ट बैठते थे उसमें योगेंद्र यादव भी थे, डॉक्टर पन्ना राय उसमें बिठाते थे, एक सुपारी वाला जी थे, एक दो और लोग थे, एक बल्कि बीजेपी के में तो बाद में एमपी हो गए, और नरसिंह राव जीवीएल नरसिंह राव भी थे, ये लोग थे। तो ये पूरा पहले अपने नतीजों से पहले एक पूरी मेथोडोलॉजी पेश करते थे, सब से इस दौर तक किया गया, इस क्षेत्र में किया गया, इस आयु वर्ग में किया गया, ये सैंपल साइज है, ये सवाल पूछे गए, और उसके बाद ये नतीजे निकले। यहाँ तो सीधे सीधे आपने सीट का पोजीशन दे दिया, बहुत ज्यादा दिया, तो आपने वोट परसेंटेज का दिखा दिया अपने हिसाब से। वोट परसेंटेज बहुत कम लोग दिखाते हैं जी, वोट परसेंटेज भी बहुत कम लोग दिखाते हैं। लोगों ने दिखाया, और वो वोट परसेंटेज का भी कोई आधार नहीं है। अच्छा, खास बात ये है, एक्सेस माई इंडिया अकेली ऐसी एजेंसी है जो अपने एग्जिट पोल को या ओपिनियन पोल को एक सोशियोलॉजिकल सर्वे के दृष्टिकोण से बनाती है, और उसको बाद में प्रेस रिलीज भी जारी करती है कि हमने इनसे ऐसा किया, इनसे ऐसा किया, इनसे मांगा, उसमें महिलाएं इतनी थी, इस जाति के इतने थे, उस जाति, ये सब वो करती है। यहाँ दूसरा सवाल ही उठता है कि जब आप इतनी बारीकी में जाके करते हैं, फिर आपका गलत कैसे साबित हो जाता है? जी, आप इतनी बारीकी में जाकर करते हैं कि आप ये भी देख रहे हैं कि दलितों ने किसको वोट दिया, और उन्हें किस बड़ी उम्र के लोगों ने किसको वोट दिया, छोटी उम्र के लोगों ने किसको वोट दिया, स्त्रियों ने किसको वोट दिया, ये सब जब आप बता रहे हैं पूरी बात है, किसका रुझान क्या है, जब आप इतनी ज्यादा बारीकी में जा रहे हैं, और उसको बाकायदा घोषित भी कर रहे हैं, प्रेस में जारी भी कर रहे हैं, ये नहीं केवल अपने पास छिपा रहे हो तो है, फिर आपका इतना गलत कैसे हो जाता है कि आप 350 से 400 के बीच बीजेपी को सीटें दे रहे हैं और बीजेपी की सीटें 240 आ रही हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये तो है ही, बिल्कुल इतना गलत कैसे हो जाता है जो आप ये सारा प्रपंच जो है ना बहुत गड़बड़ है जी। हाँ, ये पक्ष गड़बड़ है, और मैं तो कह रहा हूं कि अगर दिशा आपकी गड़बड़ हो जाए, मान लीजिए चलिए आंकड़ों में हो सकता है 10-20 कम ज्यादा हो जाए, लेकिन दिशा तो वही रहनी चाहिए ना, तो वो दिशा भी आपकी कई बार गलत हो जाती है। और आप 2021 के आप एग्जिट पोल देख लीजिए, उसमें भी लगभग दिल्ली के जो सारे एजेंसियां थी वो बीजेपी की सरकार बना रहे थे, लेकिन इतना अंडर एस्टिमेट तृणमूल कांग्रेस को किया गया था कि उसका कोई मतलब ही नहीं था, और नतीजे उस समय मैं बताऊं आपको 2021 में प्रशांत किशोर देख रहे थे टीएमसी का काम, और जब एग्जिट पोल आए तो मैंने प्रशांत किशोर को फोन किया, हमने कहा भाई एग्जिट पोल तो ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा विनोद जी मैं आपसे कह रहा हूं कि 200 प्लस सीटें आएंगी टीएमसी की, और बीजेपी जो है 100 तक नहीं पहुंचेगी, 100 के नीचे रहेगी। तो हमने कहा ये कैसे कह रहे हैं, एग्जिट पोल तो कुछ और कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हंसते हुए मजाक में कहा कि आप सट्टा लगा लीजिए मेरी तरफ से पोल पर, अगर आप लगा सकते हो तो। मैंने कहा भैया सट्टा वट्टा तो मैं करता नहीं ना, मेरे पास पैसे हैं सट्टा लगाने के लिए। तो हंसते हुए उन्होंने कहा मैं मजाक कर रहा हूँ कि आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, रिस्क मेरा और प्रॉफिट आपका। मतलब ये हंसी मजाक की बात थी, प्रयास में उन्होंने कहा, और बाद में नतीजा वही आया जो प्रशांत किशोर ने कहा था कि 77 सीटें बीजेपी की और 216 सीटें टीएमसी की। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो आपने एक्सेस बाय इंडिया का नाम लिया, या और जो सर्वे एजेंसीज हैं, जब इतनी गहराई से काम करते हैं और लगातार अपने लोगों को भेजते हैं, उसके बाद जब नतीजे एकदम उलट जाते हैं तो नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों होता है, नंबर एक। दूसरी बात कि जो कलकत्ता बेस्ड जो चैनल्स हैं उनके नतीजे कुछ और हैं, दिल्ली बेस्ड जो एजेंसीज हैं उनके नतीजे कुछ और हैं, उसमें दो के नतीजे अलग हैं। तो आप कैसे इस पर भरोसा करेंगे किसी चीज पर? मुझे लगता है कि अभय जी ये एग्जिट पोल का भी एक बड़ा व्यवसाय हो गया है, और बार बार मुंह की खाने के बाद भी जब लोग आ जाते हैं लेकर के अपने आंकड़े और अपने तथ्य, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी तरह की कोई पॉलिटिकल क्या कहते हैं बैकिंग जरूर होती है, वो किसी भी पार्टी की हो। मैं नहीं कहता था कि किसकी है, क्यों मेरे पास कोई उसका एविडेंस नहीं है। आखिर कौन इसको जो है फंडिंग करता है, इतने पैसे आकर के। जब चैनल आप जब मीडिया हाउस करते थे तो समझ में आता था कि भाई मीडिया हाउस करा रहे हैं, वो पैसे खर्च कर रहे हैं, और उनको अपना एक ऑडियंस मिलता है, टीआरपी मिलती है, और उसका वो बाकायदा उसको बेचते हैं, विज्ञापन आता है उनको, तो करते हैं। लेकिन वो एक अर्थशास्त्र था, लेकिन ये कौन सा अर्थशास्त्र है कि एक भी मीडिया हाउस सर्वे नहीं करा रहा है, पैसे खर्च नहीं कर रहा है इसके लिए, और
ढेर के ढेर बाजार में जो है आंकड़े आ रहे हैं, 10-10 एजेंसियां जो है वो आंकड़े पेश कर रही हैं, सबको दे रही हैं और सब चैनल दिखा रहे हैं। और उसका तो ये तो एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। मुझे लगता है ये सवाल पूछा जाना चाहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी पूछा जाना चाहिए और सब जगह पूछा जाना चाहिए कि भाई इसका अर्थशास्त्र क्या है। हमें पता लगे, हम भी करना शुरू कर दें अगर इसका कोई सही जायज और कानूनी रूप से कुछ इसका अर्थशास्त्र हो तो। अच्छा, इसमें अगर थोड़ा सा और आप भीतर जाएं, पता लगाएं, तो तथ्य ये निकल के आता है, आपके साथ साझा कर रहा हूं तथ्य, कि जो पहले से स्थापित बड़ी एजेंसियां हैं, जैसे कि मान लीजिए सी वोटर्स है, या मान लीजिए CSDS लोक नीति है, या एक्सेस माई इंडिया है, ये बड़ी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, लंबे अरसे से इस काम में लगी हुई हैं, इन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया है इन संस्थाओं ने। जो छोटे छोटे जो अज्ञात कुलशील किस्म की एजेंसियां हैं और अज्ञात कुलशील किस्म के सेफोलॉजिस्ट अचानक कुकुरमुत्ते की तरह निकल आए हैं, ये सब कहीं कभी ना कभी इन्हीं एजेंसियों में ये लोग काम करते थे जी, ये इन्हीं के कर्मचारी थे, वहीं से उन्होंने ये पेशा सीखा, मतलब जो है ये व्यवसाय की ट्रेनिंग उन्हें वहां मिली। अब वो बाहर निकलकर अपनी धाक जमाने के लिए और अपने करने के लिए निकले हुए हैं। जब चुनाव चल रहा होता है तो ये तमाम सर्वे एजेंसियां जो हैं राजनीतिक दलों की सेवा में लगी होती हैं। ये राजनीतिक दलों के लिए और अलग अलग उम्मीदवारों के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्रों में सर्वे करती हैं, राजनीतिक दलों के लिए पूरे पूरे प्रदेश में या प्रदेश के एक बड़े बड़े हिस्सों में सर्वे करती हैं, ताकि उन लोगों को पता लग सके कि वो कहाँ खड़े हुए हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, और किस इलाके में वो कमजोर हैं, कहाँ जनता का असंतोष उनके खिलाफ है। तो वो पहले ये जानकारियां एक जमाने में कार्यकर्ताओं के जरिए पार्टी के नेतृत्व को मिलती थी कि भाई इस इलाके के लोग ना, इलाका थोड़ा खराब है, चलो उसको ठीक करते हैं, चल के लोगों से मिलते हैं, उनसे वोट मांगते हैं, उनको आश्वासन देते हैं, तो इलाके को ठीक करते हैं वहां पर। अब वो कार्यकर्ताओं की भूमिका राजनीति में उस तरह की नहीं रह गई है। अब ये सर्वे एजेंसियां जो हैं, वो जो इनपुट है, यानी जो मतदाताओं के बीच का जो इनपुट है, मतदाताओं की जो राय है पार्टी के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, वो पार्टी तक पहुंचाती हैं और बदले में पैसे लेती हैं, जब यही जो डेटा जो उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए जनरेट करती है डेटा, इसी डेटा को लीपापोती करके ये मीडिया चैनलों को थमाया जाता है, यही डेटा। फिर उस डेटा पे हमारे और आपके ऐसे लोगों को बुला के कहा जाता है कि अब आप इनके ऊपर टीका टिप्पणी कीजिए, जबकि वो डेटा राजनीतिक दलों के स्वार्थ को पूरा करने के लिए, देखिए किसी राजनीतिक दल को पूरा अधिकार है किसी एजेंसी को किराए पे लेना और उससे अपना काम करवाना, जनता की राय का पता लगवाना, उनको पूरा अधिकार है, वो काम गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर उसी डेटा को तिकड़म करके, फुलाकर या पिचकाकर उसी पार्टी के स्वार्थ में सार्वजनिक रूप से मीडिया को दिया जाता है। और ये इस तरह से करके देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो सर्वे और ओपिनियन का जो पूरा काम है, ये झूठ का व्यापार बन चुका है। अगर राजनीतिक दल, एक जमाना था राजनीतिक दल इनसे काम लेते थे, लेकिन वो राजनीतिक दलों तक ही सीमित रहती थी सारी बातें। जी नहीं, मैं अभय जी, अक्सर एक सवाल ये पूछा जाता है, जो आपने बात कही, ये बात मैं भी कहता हूं, तो ये काउंटर क्वेश्चन ये होता है कि इससे अच्छा बताइए, वोट तो पड़ गया, इससे फायदा क्या होगा पॉलिटिकल पार्टी को? ये पूछा, जब जैसे हम लोग एग्जिट पोल के नतीजे जो है प्रभावित करने के लिए है, या एक व्यवसाय है, एक जो है राजनीतिक दलों के उस पर, तो तुरंत सवाल ये आएगा कि साहब इससे क्या फायदा होगा? अब तो वोट तो पड़ गए, वोट कहाँ प्रभावित होंगे? मैं बताता हूँ क्या फायदा होगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, चुनाव के बाद, मतदान के बाद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का जो वक्त होता है, वो वक्त माहौल बनाने का होता है। और माहौल क्या बनाना होता है कि भाई फला पार्टी जो है बिल्कुल जीत रही है, अब तो एग्जिट पोल ने भी बता दिया। और उसका असर ये पड़ता है कि जिस पार्टी के पक्ष में आंकड़े आते हैं, और कहीं मान लीजिए ज्यादा एग्जिट पोल ज्यादातर उसी के पक्ष में दिखा दिया, एक तरफा झुका हुआ, तो उस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल जबरदस्त बढ़ जाता है। और सामने वाले
जो कार्यकर्ता होते हैं उनका मनोबल बहुत डाउन हो जाता है। जो काउंटिंग एजेंट हैं वो हर पार्टी के होते हैं, उनके भीतर जो है बहुत तरह की शंकाएं बैठ जाती हैं। और जो ब्यूरोक्रेसी है जो काउंटिंग कर रही, वो भी तो आदमी है ना, इंसान है, उनकी भी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, वो भी तमाम सारे बाहरी कारणों से प्रभावित हो सकते हैं, कोई रोबोट तो है नहीं। वो उनके मानस में भी और चेतन में भी कहीं ना कहीं ये बैठ जाता है, फला पार्टी तो जीती रही होगी, भाई सबने बता दिया। तो जब काउंटिंग होती है और उस वक्त जो मार्जिनल सीटें होती हैं जहां 1000, 500, 200, 400 कांटे का मुकाबला चल रहा है, वहां हेर फेर होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। ये एक बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि जो पार्टी, जिस पार्टी को हारा हुआ सर्वे ने दिखाया है, एग्जिट पोल ने, उसका एजेंट है, वो उसका मनोबल टूटा हुआ है। जिसको जीता हुआ दिखाया उसका मनोबल बढ़ा हुआ है, वो अपनी बात को ज्यादा ताकत से वहां बोलता है, दूसरा वाला थोड़ा कमजोरी दिखाता है। अधिकारी करते हुए हैं उनका भी थोड़ा बहुत झुकाव फिर उधर ही हो जाता है, इधर जैसी बहे बयार पीठ पे वैसी की जाए वाला। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, नंबर एक। नंबर दो, जो आपका सट्टा बाजार है, जो चुनावों को लेकर सीटों के प्रोजेक्शन में चलता है, वो इससे प्रभावित होता है, उसमें उसका खेल होता है, वो एक बहुत बड़ा आर्थिक कारोबार है, करोड़ों के बारे नारे हो जाते हैं वहां पर होते हैं। और तीसरा आपका शेयर मार्केट, वो प्रभावित होता है। तो ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जो एग्जिट पोल के नतीजों से प्रभावित होते हैं। इसलिए ये कहना कि अब क्या हो गया, मैं इसको नहीं मानता। इसीलिए अगर इनके पीछे कोई सुनियोजित योजना होती है तो उसका आधार ये होता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि आपने कहा कि जो भी एजेंसी किसी राजनीतिक दल के लेकर काम कर रही है एक्ट के लिए और आंकड़े जुटा रही है उससे पैसे लेकर के, और उसी आंकड़े को लिपापोती करके या थोड़ा बहुत उसमें दाएं बाएं करके वो प्रोजेक्शन दे रही है, तो उसकी निष्पक्षता पर तो सवाल खड़े होंगे। ठीक बात। लाभार्थी तो वो उस ना वो एजेंसी, तो जिसकी आप लाभार्थी हैं उसकी आप कैसे ईमानदार हो पाएंगे अगर वो पार्टी जो है, अच्छा अगर 19-20 का मामला है, मान लीजिए आप एक अमुक दल के आप की लाभार्थी एजेंसी है और सामने जो राइवल पार्टी उसका 19-20 का मामला चल रहा है, तो उसको 19-20 को 21 करने में क्या जाता है? बिल्कुल, वो तो बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है। विनोद जी, तो हम लोग अब इस चर्चा के आखिरी दौर में पहुंच गए हैं। मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ, आप उसकी पर प्रतिक्रिया करें। जी बोलिए। ये एक्सेस बाय इंडिया की जो ख्याति बढ़ी, वो कैसे बढ़ी? 2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव में जब सारे अधिकतर जो दल एजेंसियां पोल सर्वेयर थे वो एनडीए की तूफानी जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे, एक्सेस बाय इंडिया का जो सर्वेक्षण था वो 169-70 सीटें दे रहा था महागठबंधन को, और उसके सर्वे को दिखाने से इनकार कर दिया था एक चैनल पे उसने किया था, उस चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। और उसके बाद उन्होंने इसको वेबसाइट पे डाला और उससे एक्सेस बाय इंडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ी, क्योंकि 178 सीटें आई थी महागठबंधन की, और वहां से एक्सेस बाय इंडिया का बाजार हुआ। सही बात, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं तो खुद उसका चश्मदीद गवाह हूँ उस पूरी प्रक्रिया का। हम दोनों ही गवाह हैं। हाँ बिल्कुल, आप भी। तो वो एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि ये जो चुनाव सर्वेक्षण, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, इन सबका जो व्यापार है, इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको विनियमित करने के लिए बाकायदा कुछ नियम वगैरह बनने चाहिए। सेंसरशिप टाइप नहीं, इनके बनना चाहिए, और उस नियमों के आधार पे ही ये काम चलना चाहिए। ये वोटरों के साथ, वरना वोटरों के साथ में, मतदाताओं के साथ में और लोकतांत्रिक राजनीति के साथ में ये पूरा व्यवसाय एक बहुत बड़ा अन्याय बन गया है। ये बहुत बड़ा। अब जैसे मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन जीता है कौन, मान लीजिए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीत जाती है, जिसकी संभावना है, कई एजेंसियों ने कहा भी है। तो जिन एजेंसियों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है, वो एजेंसियां क्या करेंगी फिर? इसी तरीके से अगर भाजपा चुनाव जीत जाती है, तो जिन एजेंसियों ने तृणमूल कांग्रेस को 200 और 190 सीटें दी हैं, मतलब जो है, वो एजेंसियां क्या जवाब देंगी? फिर ये कहीं जाके छुप जाएंगी, अंधेरे में चली जाएंगी, गुमनाम हो जाएंगी, और फिर अचानक एक दिन प्रकट होंगी नए चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, पंजाब के चुनाव से पहले, फिर कूद के सामने आ जाएंगी।
जी ये सब जो मामला है इसको कुछ विनियमित किया जाना चाहिए। और हाँ, बिल्कुल अब कैसे किया जाए, सरकार किस तरह से करे उसको, चुनाव आयोग को उसमें एक भूमिका लेनी चाहिए। चुनाव आयोग एक संस्था है जिसको ध्यान देना चाहिए इसकी ओर। जी तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। मेरे ख्याल से मेरा ये एक प्रस्ताव है, इसको किया जाना चाहिए, इसको विचार किया जाना चाहिए इसके ऊपर। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इस प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि चूंकि इन एजेंसियों की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। हर चुनाव में जो गलत साबित होती हैं, अगले चुनाव में फिर वो अपनी दुकान लेके सजा के बैठ जाते हैं उनके लोग। कोई इसके लिए क्षमा तक नहीं मांगता भाई। बिल्कुल जब नहीं, एक स्वनियमन भी तो होता है कुछ नहीं। कि सार्वजनिक रूप से प्रेस रिलीज जारी करके, बयान जारी करके क्षमा मांगे कि हमारा गलत हुआ और भविष्य में ध्यान रखेंगे, उसकी भी कोई जरूरत नहीं होती है। और मुझे लगता है कि इस पे सबसे चुनाव आयोग को पहल करनी चाहिए, सिविल सोसाइटी को इसके लिए आगे आना चाहिए, हम सबको आगे आना चाहिए कि दो तीन तरह के नियम बनाए जाए। एक तो जो राजनीतिक पार्टियों के लिए काम कर रही है एजेंसी, वो अपने सर्वे के साथ ये खुलासा भी करें ना, इसका डिस्क्लेमर भी दें कि भाई हमने फलानी पार्टी के लिए काम किया है, लेकिन ये आंकड़े हमने अलग से जुटाए हैं, और इससे एक डिस्क्लेमर दें उसका। मैं ये नहीं जी, कहूँगा बैन कर दिया जाए कि वो सर्वे दें, लेकिन बाकायदा खुलासा करके दें, नंबर एक। दूसरा, मैं बात कर रहा हूँ नंबर, चलिए फर्क हो जी, सकता है, लेकिन जी। दिशा तो उनकी। अब आप कह रहे हैं कि 400 सीटें आएंगी, सीटें आ रही 240, तो बहुत बड़ा गैप हो गया ना। बहुत बड़ा गैप हो। आगे बैठ सीटें आएंगी 240 आ गई, या आपने कहा 250 आएंगी, तो भी मैं मान लेता हूँ 240 तक। लेकिन एक या एकदम उलट जाए मामला, आपने दिला दिया एक पार्टी को बहुमत और आ गया दूसरी पार्टी का बहुमत, उलट गए। तो ये जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों के मनोविज्ञान के साथ खेलते हैं भाई। जो वोटर है उसके उसके मानस के साथ। और इसीलिए ओपिनियन पोल तो लगभग चुनाव घोषणा होने के बाद चुनाव आयोग ने प्रतिबंधित ही कर दिए हैं, अब वो नहीं होते हैं। एग्जिट पोल भी पहले चरण वाइज होते थे। अब याद करिए कि जब 5-5, 6-6 चरणों में चुनाव होता था, हर चरण का एग्जिट पोल आता था। तो उसको उस पर आपत्ति हुई कि भाई प्रभावित करता है, तो उसको रोका गया। आखिरी दिन जिस दिन पोलिंग होती है उसके बाद शाम को 6:30 बजे से आता है, ठीक है आए। लेकिन इसका एक रेगुलेशन ये होना चाहिए, और कोई भी आंकड़ा देने के साथ साथ उसकी पूरी मेथोडोलॉजी, पूरा उसका कितने लोगों से बात की गई, क्या क्या किया, कब से कहाँ का, किस किस क्षेत्र में, किस किस वर्ग, एक पूरा डिटेल, एक पारदर्शिता पूरी होनी चाहिए। और ये सैंपल साइज है, वो सब पहले बताने के बाद तब आप सीट प्रोजेक्शन और वोट परसेंटेज का प्रोजेक्शन करिए। और साथ में ये भी दीजिए डिस्क्लेमर कि एग्जिट पोल है और हमने जो है किसी पार्टी के लिए काम नहीं किया है या फला पार्टी के लिए काम किया है, लेकिन ये हमारा जो सर्वे है ये हमने अलग स्वतंत्र रूप से किया है। तो ये सब चीजें जरूर, जब तक ये कुछ चीजें तो हो, गलतियां तब भी होंगी अभय जी, ह्यूमन है, लेकिन तब गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होगी। नंबर एक मॉरल, नैतिक प्रतिबंध होगा, नैतिक अनुशासन होगा इन सर्वे करने वालों पर कि भाई कल को हमको जवाबदेही भी है, देनी पड़ेगी। तो और इसीलिए देखिए इस बार सी वोटर ने नहीं किया सर्वेक्षण, जो एक अच्छी प्रतिष्ठित पुरानी संस्था है यशवंत देशमुख की, लेकिन उन्होंने एग्जिट पोल नहीं किया। तो जबकि अभी एक और संस्था है आपकी, हमारे सबके मित्र अमिताभ तिवारी, वोटर वाइब्स वाले, उन्होंने भी एग्जिट पोल शायद नहीं किया है। अच्छा, क्योंकि कोई आया नहीं उनका नतीजा। वो ओपिनियन पोल तो आंकड़े तो भेजते रहे, एग्जिट पोल नहीं किया। तो कई जो पुरानी संस्थाएं हैं उन्होंने भी एग्जिट पोल वगैरह, लोकनीति ने एग्जिट पोल नहीं किया। हाँ, तो मुझे लगता है कि कुछ तो एजेंसीज हैं उनके अंदर भी ये चिंतन मंथन चल रहा है कि जिस तरह राजनीतिक दल प्रभावित कर रहे हैं एग्जिट पोल्स को, ओपिनियन पोल्स को पहले प्रभावित किया, एग्जिट पोल्स को कर रहे हैं, और उससे इनकी क्रेडिबिलिटी गिर रही है, तो इसलिए कईयों ने अपने को इससे अलग भी कर लिया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। आज हम लोगों ने एग्जिट पोल और उसकी जो उसके साथ जुड़े हुए जो विवाद हैं और क्या जरूरतें हैं हम इसको दुरुस्त करने के लिए, इनके ऊपर एक ऐसी चर्चा की है जो आमतौर पर नहीं होती है। लोग इन बातों पर चर्चा नहीं करते हैं, आंकड़े किसके पक्ष में हो गए, किसके विपक्ष में हो गए। इस पूरे एग्जिट पोल की विसंगतियां जो है ना, वो बहुत खुलकर सामने आई हैं विसंगतियां। उन विसंगतियों के जरिए हम लोगों ने एग्जिट पोल की पूरी प्रणाली की ही शल्य क्रिया की है आज, और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इतनी सुंदर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। जी, नमस्ते।